अध्याय 13। निकोलस फ्लेमेल। डंबलडोर ने हैरी को यह समझा दिया था कि वह दोबारा शैवाग के दर्पण की तलाश में ना जाए, और इसलिए क्रिसमस की बची हुई छुट्टियों में अदृश्य चौका उसके संदूक में नीचे पड़ा रहा। हैरी सोच रहा था काश इतनी आसानी से वह दर्पण में देखी बातों को भी भुला सकता, परंतु वह नहीं भुला पाया। उसे बुरे सपने आना शुरू हो गए, जिनमें वह बार बार देखता था कि उसके माता पिता हरी रोशनी के धमाके में गायब हो रहे हैं, जबकि कोई आदमी तेज आवाज में हंस रहा है। जब हैरी ने रोन को इन सपनों के बारे में बताया तो उसने कहा, देखा, डंबलडोर सही कहते थे, वह दर्पण किसी को भी पागल कर सकता है। हरमाइनी स्कूल शुरू होने के एक दिन पहले आई और उसने घटनाओं को एक अलग ही नजरिए से देखा। एक तरफ तो वह यह सोचकर दहशत में थी कि हैरी 3 रातों तक लगातार बिस्तर से बाहर निकलकर पूरे स्कूल में घूमता रहा। अगर फिर ने तुम्हें पकड़ लिया होता तो? और दूसरी तरफ वह निराश थी कि हैरी को कम से कम यह तो पता लगा लेना चाहिए था कि निकोलस फ्लेमेल कौन था। उन्हें अब यह उम्मीद नहीं थी कि लाइब्रेरी की किसी किताब में वे फ्लेमेल का नाम खोज पाएंगे। वैसे हैरी को अब भी यकीन था कि उसने यह नाम कहीं पर पढ़ा था। एक बार स्कूल शुरू हो गई तो वे ब्रेक के दौरान 10 मिनट तक किताबें छानने के काम में फिर से जुट गए। हैरी के पास तो बाकी दोनों से भी कम समय था, क्योंकि क्विडिच की प्रैक्टिस एक बार फिर शुरू हो गई थी। वुड इस बार टीम से पहले से बहुत ज्यादा मेहनत करवा रहा था। अब बर्फ गिरने के बजाय बारिश हो रही थी, परंतु लगातार हो रही बारिश भी वुड के उत्साह को ठंडा नहीं कर पाई। वीजली बंधु शिकायत कर रहे थे कि वुड पागल हो गया है, पर हैरी वुड की तरफ था। अगर वे मेहनत कश के खिलाफ अपना अगला मैच जीत लेते हैं तो वे 7 साल में पहली बार हाउस चैंपियनशिप में नागशक्ति से आगे निकल जाएंगे। कड़ी मेहनत करने के पीछे जीतने की इच्छा तो थी ही। इसके अलावा हैरी ने पाया कि जब प्रैक्टिस के बाद वह थका होता था तो उसे बुरे सपने कम आते थे। फिर एक दिन जब मौसम बहुत ज्यादा गीला और मैदान कीचड़ भरा था, तब प्रैक्टिस के दौरान वुड ने टीम को एक बुरी खबर सुनाई। वह वीजली बंधुओं पर बुरी तरह खफा था, क्योंकि वे एक दूसरे पर गोतामार बमबारी कर रहे थे और अपनी झाड़ू से गिरने का नाटक कर रहे थे। मस्ती मत करो, वह चीखा। इसी तरह की हरकतों से हम मैच हारेंगे। इस बार स्नेप रेफरी बन रहे, उनकी पूरी कोशिश होगी कि वे किसी भी बहाने गड़दुआ के पॉइंट कम कर दे। यह सुनकर जॉर्ज वीजली अपनी झाड़ू पर से सचमुच गिर गया। स्नेप रेफरी बन रहे हैं, वह कीचड़ ने मुंह से बोला। स्नेप को जिसके मैच में पहले कब रेफरी बने हैं? अगर हम नागशक्ति से आगे निकलने की स्थिति में तो वे कभी न्याय नहीं करेंगे। बाकी की टीम भी जॉर्ज के पास नीचे उतरकर शिकायत करने लगी। यह मेरी गलती नहीं है, वुड ने कहा। हमें तो सिर्फ इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि हम साफ सुथरा खेलें, ताकि स्नेप को हमारे खिलाफ कोई बहाना न मिल सके। यह सब तो ठीक था, हैरी ने सोचा, परंतु एक और कारण भी था जिसकी वजह से वह स्नेप के आसपास रहने पर कुछ नहीं खेलना चाहता था। टीम के बाकी लोग प्रैक्टिस के बाद हमेशा की तरह एक दूसरे से बात करने के लिए रुक गए, परंतु हैरी सीधे गुरुद्वार के हॉल में गया, जहां उसने रोन और हरमाइनी को शतरंज खेलते देखा। शतरंज इकलौती ऐसी चीज थी जिसमें हरमाइनी हार जाती थी, और हैरी तथा रोन दोनों का यह विचार था कि यह उसकी उदारता थी। जब हैरी उसके बगल में बैठा तो रोन बोला, जरा 1 मिनट रुको, मुझे कुछ मत कहना। तभी उसकी निगाह अचानक हैरी के चेहरे पर पड़ी। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी हालत बहुत खराब दिख रही है। कोई और ना सुन ले, इसलिए अपनी आवाज नीचे रखते हुए हैरी ने उन दोनों को बताया कि स्नेप के मन में क्विडिच का रेफरी बनने की दुष्ट इच्छा अचानक जाग गई है। तो खेलने से मना कर दो, हरमाइनी ने तत्काल कहा। कह दो कि तुम बीमार हो, रोन ने कहा। अपनी टांग टूटने का नाटक करो, हरमाइनी ने सुझाव दिया। अपनी टांग सचमुच तोड़ लो, रोन ने कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, हैरी ने कहा। हमारे पास कोई रिजर्व खोजी नहीं है, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो गुरुद्वार तो खेल ही नहीं पाएगा। उसी पल नेविल गिरता पड़ता हुआ हॉल में आया। कोई नहीं समझ पाया कि वह किस तरह तस्वीर के छेद में से अंदर आने में कामयाब हुआ, क्योंकि उसके पैर बंधे थे। वे तत्काल समझ गए कि पैर बांधने वाले श्राप की वजह से उसके पैर बंधे थे। वह गुरुद्वार के हॉल तक सारे रास्ते कूदता हुआ आया होगा। हरमाइनी को छोड़कर सभी हंसने लगे। हरमाइनी उछलकर खड़ी हुई और उसने श्राप विरोधी मंत्र पढ़ा। नेविल के पैर खुलकर अलग हो गए और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, हालांकि वह अब भी कांप रहा था। क्या हुआ था? हरमाइनी ने उससे पूछा और उसे हैरी तथा रोन के पास ले जाकर बिठा दिया। मैलफॉय, नेविल ने कांपते हुए कहा। वह मुझे लाइब्रेरी के बाहर मिला था। उसने कहा कि वह इसकी प्रैक्टिस करने के लिए किसी को ढूंढ रहा था। प्रोफेसर मैकगोनागल के पास जाओ, हरमाइनी ने नेविल को सलाह दी। उसकी शिकायत करो। नेविल ने अपना सिर हिलाया। मैं अपने आप को और ज्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहता, वह बुदबुदाया। तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा, नेविल, रोन ने कहा। उसे लोगों को अपने कदमों तले रोने की आदत पड़ चुकी है, परंतु यह तो कोई कारण नहीं है कि तुम उसके सामने झुक जाओ और उसका काम आसान कर दो। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि मुझ में गुरुद्वार में रहने लायक बहादुरी नहीं है। मैल्फॉय यह काम पहले ही कर चुका है, नेविल ने रूंधे गले से कहा। हैरी ने अपने दुशाले की जेब टटोली और चॉकलेट का एक मेंढक निकाला। यह उस बक्से का आखिरी मेंढक था जो हरमाइनी ने उसे क्रिसमस पर दिया था। उसने इसे नेविल को दे दिया, जिसे देखकर लगता था कि वह बस रोने ही वाला था। तुम अकेले 12 मैल्फॉय के बराबर हो, हैरी ने कहा। बोलती टोपी ने तुम्हें गुरुद्वार में भेजा था, है ना? और मैल्फॉय कहाँ है? सड़े नाग शक्ति में।
मेंढक का कवर हटाते हुए नेविल के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। धन्यवाद हैरी, मुझे लगता है मुझे बिस्तर पर जाना चाहिए। क्या तुम्हें कार्ड चाहिए? तुम कार्ड इकट्ठे करते हो, है ना? जब नेविल चला गया तो हैरी ने मशहूर जादूगर के कार्ड की तरफ देखा। एक बार फिर डंबलडोर, उसने कहा। पहली बार भी मुझे वही मिले थे। उसने सांस अंदर की तरफ खींची और कार्ड को पलट कर देखा। फिर उसने रोन और हरमाइनी की तरफ देखा। मुझे मिल गया, वह फुसफुसाया। मुझे फ्लेमेल मिल गया। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मैंने उसका नाम पहले कहीं पढ़ा था। मैंने उसका नाम ट्रेन में पढ़ा था जब मैं यहाँ आ रहा था। यह सुनो, प्रोफेसर डंबलडोर खासतौर पर इन चीज़ों के लिए मशहूर है। 1945 में शैतानी जादूगर ग्रिंडेलवाल्ड को हराने के लिए, ड्रैगन के खून के 12 प्रयोगों की खोज के लिए और अपने पार्टनर निकोलस फ्लेमेल के साथ रसायन शास्त्र पर किए गए काम के लिए। हरमाइनी एकदम उछल पड़ी। जब उसे अपने पहले होमवर्क के लिए नंबर मिले थे उसके बाद वह कभी इतनी रोमांचित नहीं दिखी थी। यहीं रुको, उसने कहा और वह सीढ़ियों पर कूदती हुई लड़कियों के कमरे की तरफ भागी। हैरी और रोन को बस इतना ही मौका मिला कि वे एक दूसरे की तरफ रहस्यमय निगाहों से देख सके, और इतने में ही हरमाइनी दौड़ लगाकर वापस आ गई। उसके हाथ में एक भारी भरकम पुरानी किताब थी। मैंने इसमें देखने के बारे में तो सोचा ही नहीं, वह रोमांचित स्वर में फुसफुसा रही थी। मैंने ये किताब कई सप्ताह पहले लाइब्रेरी से दिल बहलाने के लिए ली थी। दिल बहलाने के लिए, रोन ने कहा, परंतु हरमाइनी ने उसे तब तक चुप रहने को कहा जब तक वह किताब में कुछ खोज न ले। इसके बाद उसने किताब के पन्ने तेजी से पलटाए और वह अपने आप से बोलते हुए बड़बड़ाती जा रही थी। आखिरकार उसे वह मिल ही गया जिसकी वह तलाश कर रही थी। मैं जानती थी। क्या अब हमें बोलने की इजाजत है? रोन ने मुंह बनाकर कहा। हरमाइनी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। निकोलस फ्लेमेल, वह नाटकीय अंदाज में बोली, के पास पारस पत्थर है। इसका उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितनी उसे उम्मीद थी। क्या? हैरी और रोन ने कहा। सच्ची? क्या तुम दोनों को पढ़ना नहीं आता? देखो और इसे पढ़ो यहाँ। उसने उन दोनों की तरफ किताब सरका दी और हैरी व रोन ने पढ़ा। रसायन शास्त्र के प्राचीन अध्ययन का संबंध पारस पत्थर बनाने से है, जो अद्भुत शक्तियों वाला एक पौराणिक पत्थर है। यह पत्थर किसी भी धातु को शुद्ध सोने में बदल देता है और आयु बढ़ाने वाला अमृत भी बनाता है, जिसे पीने वाला अमर हो जाता है। सदियों से पारस पत्थर के बारे में कई अफवाहें रही है, परंतु फिलहाल ऐसा पत्थर एक ही है और वह मिस्टर निकोलस फ्लेमेल के पास है, जो जाने माने रसायन शास्त्री और ओपेरा प्रेमी है। मिस्टर फ्लेमेल, जिन्होंने पिछले साल अपना 665वां जन्मदिन मनाया है, डेवोन में अपनी पत्नी पेरेनील 658 साल के साथ शांत जीवन बिता रहे हैं। देखा, हैरी और रोन के पढ़ने के बाद हरमाइनी ने कहा। कुत्ता फ्लेमेल के पारस पत्थर की रखवाली कर रहा होगा। मैं शर्त लगाती हूँ कि फ्लेमेल ने डंबलडोर को सुरक्षित रखने के लिए कहा होगा, क्योंकि वे दोनों दोस्त हैं और वे जानता था कि कोई इसके पीछे पड़ा था, इसलिए वह पत्थर को ग्रिंगोट से निकलवाना चाहता था। एक पत्थर जो सोना बनाता है और आपको कभी मरने नहीं देता, हैरी ने कहा। कोई हैरानी नहीं कि स्नेप इसके पीछे पड़ा है। हर कोई चाहेगा कि ऐसा पत्थर उसके पास हो। और कोई हैरानी नहीं कि हमें फ्लेमेल का नाम जादूगरी में आधुनिक विकास के अध्ययन में नहीं मिला, रोन ने कहा। अगर वे 665 साल के तो उन्हें आधुनिक तो नहीं कहा जा सकता, है ना? अगली सुबह हैरी और रोन गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास में आदम भेड़िए के काटने के विभिन्न उपचार उतार रहे थे, परंतु वे अब भी यही चर्चा कर रहे थे कि अगर उन्हें पारस पत्थर मिल जाए तो वे क्या करेंगे। जब रोन ने यह कहा कि वह अपनी खुद की क्विडिच टीम खरीदेगा, तब जाकर हैरी को स्नेप और आने वाले मैच की याद आई। मैं खेलूंगा, उसने रोन और हरमाइनी से कहा। अगर मैं नहीं खेला तो नागशक्ति के लोग सोचेंगे कि मैं स्नेप का सामना करने से डर रहा हूँ। मैं उन्हें बता दूंगा। अगर हम जीत जाते तो उनके चेहरे से मुस्कान उड़ जाएगी। बशर्ते वे लोग तुम्हें पिच से ही न उड़ा दे, हरमाइनी ने कहा। जैसे जैसे मैच का दिन करीब आता गया, हैरी की घबराहट बढ़ती गई, चाहे उसने रोन और हरमाइनी से जो भी कहा हो। बाकी टीम भी बहुत शांत नहीं थी। हाउस चैंपियनशिप में नागशक्ति से आगे निकलने का विचार बहुत बढ़िया था। किसी ने भी पिछले 7 साल में ऐसा कभी नहीं किया था, परंतु क्या उन्हें ऐसा करने दिया जाएगा जबकि रेफरी इतना पक्षपात करने वाला हो? हैरी नहीं जानता था कि यह उसके मन का वहम था या नहीं, परंतु वह जहां भी जाता था स्नेप से टकरा जाता था। कई बार तो उसके मन में यह विचार भी आया कि कहीं स्नेप उसका पीछा तो नहीं कर रहा है और उसे खुद पकड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। जादुई काढ़े की क्लास अब एक तरह की साप्ताहिक यात्रा में बदल रही थी और स्नेप हैरी के साथ भयानक व्यवहार कर रहा था। क्या स्नेप यह जानता था कि उन्हें पारस पत्थर के बारे में पता चल चुका था? हैरी को समझ में नहीं आया कि स्नेप को कैसे पता चल सकता था, परंतु कई बार उसे यह भयानक एहसास होता था कि शायद स्नेप मन की बातें पढ़ सकता था। जब रोन और हरमाइनी चेंजिंग रूम के बाहर उसे शुभकामनाएं दे रहे थे, तो हैरी जानता था कि वे लोग यही सोच रहे होंगे कि वे उसे दोबारा जिंदा देख पाएंगे या नहीं। आप इसे सांत्वना देने वाला विचार तो नहीं कह सकते। जब उसने अपने क्विडिच की ड्रेस पहनी और निम्बस 2000 उठाई, तो हैरी ने वुड के उत्साह बढ़ाने वाले भाषण का एक भी शब्द नहीं सुना। इस बीच रोन और हरमाइनी चैंस में नेविल के पास बैठ गए, जिसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे इतने गंभीर और चिंतित क्यों थे, या वे मैच में अपनी छड़ियां साथ लेकर क्यों आए थे। हैरी को मालूम नहीं था कि रोन और हरमाइनी छुपकर पैर बांधने वाले श्राप की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्हें यह विचार मैलफॉय से मिला था, जिसने नेविल पर इसका प्रयोग किया था,
और वे तैयार थे कि अगर स्नेप ने हैरी को चोट पहुंचाने की जरा भी कोशिश की तो वे स्नेप पर इसका प्रयोग कर देंगे। भूलना मत, यह लोकोमोटिव मोर्टिस है, हरमाइनी बुदबुदाई जब रोन ने अपनी छड़ी अपनी बाह में ऊपर की तरफ छुपाई। मैं जानता हूँ, रोन ने पलट कर जवाब दिया, बार बार मत बताओ। चेंजिंग रूम में वुड हैरी को एक तरफ ले गया। मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहता पॉटर, परंतु आज हमारे लिए सुनहरी गेंद को जितनी जल्दी पकड़ना जरूरी है उतना पहले कभी नहीं था। इससे पहले कि स्नेप मेहनत को कुछ ज्यादा फायदा पहुंचा पाए, खेल ही खत्म कर दो। पूरा स्कूल यहाँ पर है, फ्रेड वीजली ने दरवाजे से बाहर झांकते हुए कहा। यहाँ तक कि कसम से डंबलडोर भी मैच देखने आए हैं। हैरी का दिल कुलांचे भरने लगा। डंबलडोर, उसने कहा और वह दरवाजे तक दौड़ कर गया ताकि अपनी आंखों से देख सके। फ्रेड सच बोल रहा था, सफेद दाढ़ी पहचानने में किसी से गलती नहीं हो सकती थी। हैरी को इतनी राहत मिली कि उसका मन हुआ वह ठहाका लगाकर हंसे। अब वह सुरक्षित था। डंबलडोर अगर देख रहे थे तो स्नेप ऐसी कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं कर सकता था जिससे हैरी को चोट पहुंचे। शायद इसलिए जब टीमें पिच पर पहुंची तो स्नेप बहुत गुस्से में दिख रहा था और रोन ने भी यह ताड़ लिया। मैंने स्नेप को पहले इतना सड़ा मुंह बनाते नहीं देखा, उसने हरमाइनी से कहा। देखो, खेल शुरू हो गया। आउच! किसी ने रोन के सिर में पीछे से कुछ चुभाया। यह मैल्फॉय था। अरे सॉरी वीजली, तुम मुझे दिखे ही नहीं। मैल्फॉय क्रैब और गोल की तरफ देखकर दांत निकाल रहा था। सोच रहा हूँ कि इस बार पोटर कितनी देर तक अपनी झाड़ू पर टिका रह पाएगा। कोई शर्त लगाना चाहता है? तुम लगाओगे वीजली? रोन ने जवाब नहीं दिया। स्नेप ने अभी अभी मेहनत कश को एक पेनल्टी दी थी क्योंकि जॉर्ज वीजली ने एक पहलवान को उसकी तरफ मारा था। हरमाइनी, जिसकी सारी उंगलियां उसकी गोद में गुथी हुई थी, हैरी को लगातार देख रही थी, जो किसी बाज की तरह मैदान के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और सुनहरी गेंद की तलाश कर रहा था। तुम्हें पता गुरुद्वारा टीम के खिलाड़ियों को कैसे चुना जाता है? मैल्फॉय ने कुछ मिनट बाद जोर से कहा, जब स्नेप ने मेहनत कश को बिना किसी कारण के एक और पेनल्टी दे दी। वे ऐसे विद्यार्थियों को चुनते जिनके लिए उन्हें अफसोस होता है। देखो, पोर्टर है जिसके मम्मी डैडी नहीं है, फिर वीजली बंतु जिनके पास पैसा नहीं है। तुम्हें भी टीम में होना चाहिए लॉन्गबॉटम, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। नेविल का चेहरा अचानक लाल हो गया, परंतु वह अपनी सीट से मैल्फॉय की तरफ मुड़ा। मैं तुम जैसे 12 लोगों के बराबर हूँ मैल्फॉय, उसने हकलाते हुए कहा। मैल्फॉय, क्रैब और गोल्ड जोर से हंसने लगे, परंतु रोन बोला, जो अब भी खेल से अपनी आंखें हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे बता दो नेविल। लॉन्गबॉटम, अगर दिमाग सोना होता तो तुम वीजली से भी करीब होते, और यह बहुत बड़ी बात है। हैरी की चिंता की वजह से रोन का संयम पहले ही टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं मैल्फॉय, अगर अब आगे कुछ कहा तो। रॉन, हरमानी ने अचानक कहा। हैरी! क्या? कहां? हैरी अचानक एक जबरदस्त गोता लगा रहा था, जिस वजह से भीड़ के मुंह से आह निकली और तालियों की आवाज आने लगी। हरमानी खड़ी हो गई और उसने अपने दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि हैरी गोली की रफ्तार से जमीन की तरफ चला जा रहा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है वीजली, लगता है पोटर को जमीन पर कोई सिक्का दिख गया है, मैल्फॉय ने कहा। रोन ने अपना आपा खो दिया। इससे पहले कि मैल्फॉय समझ पाता कि क्या हो रहा था, रोन उसे जमीन पर पटककर उसके ऊपर चढ़ चुका था। नेविल झिझका, फिर वह अपनी सीट के पीछे चढ़कर उसकी मदद करने पहुंच गया। शाबाश हैरी! हरमानी चीखी और अपनी सीट पर खड़ी होकर देखने लगी कि हैरी स्नेप की तरफ तेजी से लपक रहा था। हरमानी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि मैल्फॉय और रोन उसकी सीट के नीचे लुढ़के हुए हैं। यह नेविल, क्रैब और गोल की तरफ से मुक्को चीखों की आवाजें आ रही थी। ऊपर हवा में स्नेप अपनी जादुई झाड़ू पर समय रहते पलटा और उसने देखा कि लाल रंग की कोई चीज उससे कुछ इंच की दूरी से गुजरी। अगले ही पल हैरी ने अपने गोते को पूरा किया और अपनी बाहों को जीत की खुशी में ऊपर उठाया। सुनहरी गेंद उसके हाथ में कैद थी। दर्शकों के स्टैंड जैसे फट पड़े। यह एक रिकॉर्ड था। किसी को भी याद नहीं था कि सुनहरी गेंद को इससे पहले कभी इतनी जल्दी पकड़ा गया था। रोन, रोन, तुम कहाँ हो? मैच खत्म हो गया, हैरी जीत गया, हम जीत गए, गुरुद्वारा अब सबसे आगे है, हरमानी चीखी। वह अपनी सीट पर ऊपर नीचे नाच रही थी और अगली लाइन में बैठी पार्वती पाटिल को गले लगा रही थी। हैरी अपनी झाड़ू से जमीन से कुछ फुट ऊपर से कूदा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने यह कर दिखाया था। मैच खत्म हो गया था। यह मुश्किल से 5 मिनट चला होगा। जब गुरुद्वारा के विद्यार्थी पिच पर दौड़ते हुए आए तो उसने स्नेप को पास में उतरते देखा, जिसका चेहरा सफेद पड़ गया था और होंठ भिजे हुए थे। फिर हैरी ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर डंबलडोर के मुस्कुराते चेहरे को देखा। शाबाश, डंबलडोर इतने धीमे बोले कि सिर्फ हैरी सुन सके। यह देखकर अच्छा लगा कि तुम इस दर्पण के बारे में चिंता नहीं कर रहे हो। अपने आप को व्यस्त रखो। बहुत अच्छे। स्नेप ने कड़वाहट से जमीन पर थूका। हैरी कुछ समय बाद चेंजिंग रूम से अकेला निकला ताकि वह अपनी निम्बस 2000 को झाड़ू घर में ले जा सके। उसे याद नहीं था कि उसे इससे पहले कभी इतनी ज्यादा खुशी हुई थी। उसने सचमुच कुछ ऐसा कर दिखाया था जिस पर वह गर्व कर सकता था। अब कोई नहीं कह सकता था कि वह सिर्फ एक मशहूर नाम था। उसे शाम के वह पहले कभी इतनी मीठी गंध से भरी नहीं लगी थी। वह गीली घास पर चला और उसने अपने मन में आखिरी घंटे की याद को ताज़ा किया, जो एक खुशनुमा फिल्म थी।
गरुड़द्वार के विद्यार्थी उसे अपने कंधों पर बिठाने के लिए भाग रहे थे। रोन और हरमानी दूर कूद रहे थे। रोन की नाक से काफी खून बह रहा था, परंतु वह तालियां बजा रहा था। हैरी झाड़ू घर तक पहुंच गया। वह लकड़ी के दरवाजे पर टिका और उसने हॉगवर्ट्स की तरफ देखा, जिसकी खिड़कियां डूबते सूरज की रोशनी में लाल दिख रही थी। अब गरुड़द्वार सबसे आगे था। उसने यह कर दिखाया था। उसने स्नेप को बता दिया था। और स्नेप की बात पर एक नकाब पहनी हुई आकृति महल की अगली सीढ़ियों से तेजी से बाहर आई। जाहिर था वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे देखे, इसलिए वह जितनी तेजी से हो सकता था अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी। यह देखते ही हैरी के मन में जीत की आदत धुंधली हो गई। उसने उस आकृति की लंगड़ाती चाल को पहचान लिया। जब बाकी सभी डिनर ले रहे थे तो स्नेप चोरी से जंगल में क्यों जा रहा था? आखिर हो क्या रहा था? हैरी अपने निम्बस 2000 पर कूदकर बैठा और उड़ चला। महल के ऊपर चुपचाप उड़ते हुए उसने देखा कि स्नेप लगभग दौड़ते हुए जंगल में घुस रहा था। वह भी उसके पीछे चल दिया। पेड़ इतने घने थे कि उसे यह नहीं दिखा कि स्नेप कहाँ गया। हैरी निश्चित दायरे में उड़ता रहा, फिर नीचे की तरफ आया और पेड़ों की सबसे ऊपरी शाखाओं को छूता रहा जब तक कि उसे आवाजें नहीं सुनाई दी। वह उन आवाजों की तरफ उड़ा और बिना हलचल के उतरकर एक बड़े पेड़ पर बैठ गया। वह सावधानी से उसकी एक डाल पर चढ़ा और अपने जादुई झाड़ू को कसकर पकड़े रहा। वह पत्तियों के बीच से देखने की कोशिश कर रहा था। नीचे छायादार खुली जगह में स्नेप खड़ा था, परंतु वह अकेला नहीं था। क्विल भी वहां पर था। हैरी क्विल के चेहरे के भाव को तो नहीं देख सकता था, परंतु वह पहले से भी बुरी तरह हकला रहा था। हैरी ने यह सुनने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी कि उनमें क्या बातें हो रही थी। नहीं जानता कि आप मुझसे यहाँ क्यों मिलना चाहते थे सेवरस? मैंने सोचा कि हमारा छुपकर मिलना ही बेहतर होगा, स्नेप ने बर्फीली आवाज में कहा। विद्यार्थियों को पारस पत्थर के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए, है ना? हैरी आगे झुका। क्विल कुछ बुदबुदा रहा था। स्नेप ने उसे बीच में टोका। क्या तुम्हें पता चल गया कि हैग्रिड के कुत्ते को कैसे पार करना है? परंतु सेवरस, तुम मुझे अपना दुश्मन तो नहीं बनाना चाहोगे क्विल? स्नेप ने कहा और उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। मैं नहीं जानता कि आपका क्या। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा क्या मतलब है। तभी एक उल्लू तेजी से चीखा और हैरी चौंककर पेड़ पर से लगभग गिर पड़ा, लेकिन उसने समय रहते ही अपने आप को संभाल लिया। जब स्नेप कह रहा था, तुम्हारा तंत्र मंत्र, मैं इंतजार कर रहा हूँ। पापा, मैं नहीं। ठीक है, स्नेप ने उसकी बात काटते हुए कहा। हम जल्दी ही एक बार फिर मिलेंगे। तब तक तुम अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना और यह फैसला कर लेना कि तुम्हारी वफादारी किसके साथ है। उसने चौके को अपने सिर पर डाला और वहां से चल दिया। अब अंधेरा लगभग पूरी तरह हो चुका था, परंतु हैरी देख सकता था कि क्विल अब भी चुपचाप खड़ा था, जैसे वह पत्थर की मूर्ति बन गया हो। हैरी, तुम कहाँ थे? हरमानी चीखी। हम जीत गए, तुम जीत गए, हम जीत गए, रोन चिल्लाया और उसने हैरी की पीठ ठोकी। और मैंने मैलफॉय की आंख काली कर दी तथा नेविल ने क्रैब और गोल्ड से अकेले निपटने की कोशिश की। वह अब भी ठंडा पड़ा है, पर मैडम पम्फ्री का कहना कि वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाग शक्ति को मजा चखाने में अब क्या कसर रह गई है। हॉल में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम पार्टी कर रहे हैं। फेड और जोश किचन से कुछ केक और बाकी सामान चुरा लाए हैं। उस सबको अभी रहने दो, हैरी ने हाफते हुए कहा। चलो हम किसी खाली कमरे में चलते हैं। कुछ करने से पहले मेरी बात सुन लो। हैरी ने पहले यह पक्का कर लिया कि कमरे के अंदर पीव्स तो नहीं है। फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया। तो हम सही थे। व्यापार पत्थरी और स्नेप क्विल को मजबूर करा कि उसे हासिल करने में वह उसकी मदद करे। उसने पूछा कि क्या वह जानता कि फ्लफी को कैसे पार किया जाए, और उसने क्विल के तंत्र मंत्र के बारे में भी कुछ कहा। मुझे लगता है फ्लफी के अलावा भी बहुत सी चीजें पत्थर की रखवाली कर रही है, और शायद क्विल ने भी गुप्त कला से रक्षा के लिए कुछ जादू किया होगा जिसे स्नेप को तोड़ना होगा। हरमानी ने आतंकित होकर कहा। तो तुम्हारा मतलब है पत्थर तभी तक सुरक्षित है जब तक क्विल स्नेप के सामने घुटने नहीं टेक देता? तब तो यह अगले मंगलवार तक चला जाएगा, रोन ने कहा।